नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दिवाली, छठ पूजा, त्योहार सब खत्म हो चुके हैं। तो अभी टाइम है ट्रैक पे आने का। और अक्टूबर खत्म हो गया है, नवंबर शुरू होने वाला है। तो पीटी का एग्ज़ाम धीरे 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 नज़दीक आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पीसीएस हो या यूपीएससी, ज्योग्राफी में सबसे जो फेवरेट सोर्स है ना, यूपीएससी का हो स्टेट पीसीएस का, वो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। और एनसीईआरटी में सबसे बड़ी बात है कि बहुत इजी वे में समझाया गया है चीज़ों को। तो याद करने में या कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है स्टोरी टाइप में दे रखी होती है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं होती है। उसमें से जो काम की है, कोई डेफिनेशन है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते, उसको मैंने हाईलाइट किया है। बाकी को मैंने एज ए स्टोरी टाइप ही रखा है। तो इसको अपन कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को मतलब कम टाइम में कवर करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास भी छोटे से थोड़ा टाइम निकाल के आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स है। अगर आप स्टैटिक पोर्शन वाले की बात करें, तो आपको स्टैटिक, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको कोई और सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से हम शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम यूपीएससी ने 7th की एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। हम लोग हिंदी में कवर करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, पृथ्वी सौर मंडल में। तो ये उसका फ्रंट पेज है, ये उसका फर्स्ट पेज है। सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर है इसका। देखो यहाँ पे पूरी स्टोरी दे रखी है। सूर्यास्त के बाद आपको तारे दिखाई देते हैं। ये भी दे रखा है कि चंद्रमा है वो पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता, अमावस्या अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सबको पता रहती है जनरली, नॉर्मली, कोई ज़्यादा उसमें आपको समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात यहाँ पे है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड, एसेंशियल बॉडीज कहलाती है। तो कभी भी खगोलीय पिंड की परिभाषा आ जाए तो जो रात के समय जो चमकने वाली चीजें है, वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है इस पेज से, ज्यादा कुछ नहीं है इस पेज पे। दूसरा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा, ये कीवर्ड है, प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को स्टार या फिर तारा कहा जाता है। और ऐसी की ऐसी स्थिति किसकी है? सूर्य की। सूर्य के पास भी हिट है और उसके पास भी प्रकाश है। तो वो भी एक क्या है? वो भी एक तारा है। तो ध्यान रखना, स्टार किसे कहते हैं? उष्मा और प्रकाश दोनों होना चाहिए। तो उसके जिनके पास है वो क्या कहलाएंगे? स्टार्स कहलाएंगे, स्टार कहलाएंगे, तारा कहलाएंगे। और जैसे सूर्य अपने नज़दीक है तो अपने को बड़ा दिखाई देता है, उसकी लाइट भी अपने धरती पे पहुंचती है, पृथ्वी पे, और उसकी हीट भी पहुंचती है। लेकिन तारा होता है वो सूर्य से भी बड़ा होता है। मतलब बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बहुत बड़े होंगे, लेकिन वो बहुत दूरी पे होने के कारण उनकी हीट हम तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज है, यही है, रात के समय अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन उन तारों के कुछ छोटे छोटे समूह होते हैं। उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ये नक्षत्र मंडल। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं इसको। कहलाते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल, 7 तारों का एक ऐसा समूह होता है। जो बड़े बुजुर्ग से बात करते टाइम, मेरे दादाजी वगैरह से बात करते टाइम, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। 7 ऋषि है, 7 संत है, ये यहाँ पे इनका वजूद है। तो ये सप्तऋषि मंडल बोलते हैं इसको। और ये ही है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल। 7 ऋषि, यह 7 तारों का एक समूह जो एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर का ही भाग है। ध्यान रखना है,
अर्सा मेजर का ही ये सप्तऋषि मंडल है, जो इसका ही भाग है, यही है। इसके अलावा है यहाँ पे एक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यहाँ से शुरू होता है प्लेनेट। प्लेनेट है ना अपना ग्रह पृथ्वी। कुछ ऐसे रहते हैं जो खुद के पास ऊष्मा भी रहती है और प्रकाश भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल है, जैसे पृथ्वी है। तो क्या है, कुछ ऐसे खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में क्या रहता है इसका, प्लेनेट, टाई वर्ड से इसको लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि ये है जो चारों ओर घूमते हैं। तो पृथ्वी है वो भी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। तो तारे की भी परिभाषा हो गई, स्टार की भी हो गई, और ग्रह की भी हो गई डेफिनेशन। ये देखो अपना सोलर सिस्टम है, बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो ये सूर्य, सोलर सिस्टम जो अपना सौर मंडल है उसका हेड है ये, ठीक है। ये हेड है, मतलब इससे ही इनको प्रकाश भी मिलता है और इनकी ऊष्मा भी मिलती है, और इनसे ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसके सबसे पहले कौन है, सबसे नजदीक है बुध। बुधवार, यानी कि कोई काम शुरू करते हो तो क्या करते हो, श्री गणेश करते हो ना, गणपति। गणपति का वार कौन सा है, बुधवार। तो सबसे शुरुआत किससे करेंगे, बुधवार से। बुधवार यानी कि बुध, यानी मरक्यूरी से, ठीक है। तो सबसे नजदीक क्या है, मरक्यूरी। उसके बाद एक छोड़ दो, अल्टरनेट पे चलना है अपने को। तो नेक्स्ट क्या है बुध के बाद, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति नहीं हो के एक छोड़ के शुक्र यानी कि वेनस होगा। उसके बाद एक छोड़ दो, सैटरडे को छोड़ दो, संडे को पृथ्वी रख दो, यानी कि थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। फिर आ जाएगा, एक छोड़ दो, मंडे को छोड़ दो, फिर हो गया मार्स यानी मंगल आ जाएगा। फिर एक छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर आ जाएगा। फिर एक छोड़ दो, फ्राइडे को छोड़ दो, और फिर क्या आएगा, शनि आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यूरेनस, और इनको आप ध्यान रखना है नेपच्यून। तो ये इस सीक्वेंस में रहेंगे, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ये इस सीक्वेंस में रहेंगे। और यहाँ पे है कि जैसे बुध है, बुध सबसे नज़दीक है, तो इसकी जो कक्षा यानी कि इसका ऑर्बिट होगा पृथ्वी के चारों ओर। ये जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो कितने दिन में घूमता है, 88 डेज में। मतलब कि जैसे अपना 365 डेज में अपना एक साल पूरा होता है, वैसे ही बुध का एक साल कितने का होता है, 88 डेज का। और अपने अक्ष पे कितने दिन में घूमता है ये, 59 दिन में घूमता है। एक अपने अक्ष पे इतने टाइम में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। अब जाते हैं शुक्र ग्रह पे, क्योंकि जो भी ये बॉडी है ना, ये सूर्य के चारों ओर तो चक्र लगा ही रही है, साथ में क्या कर रही है, खुद भी घूमती जा रही है, ठीक है। फिर है शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह अपनी परिक्रमा 255 यानी 255 दिन में कंप्लीट करता है एक चक्र, ठीक है। और अपने अक्ष पे ये कितने दिनों में घूमता है, ये अपने अक्ष पे 243 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है, ठीक है। पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में 365, और अपने अक्ष पे 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरा चक्र कंप्लीट करती है, ठीक है। ये ऐसे 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 घूमती जाएगी, ओके। और जो मंगल है उसका जो परिक्रमण काल है वो 687 दिन, एक साल कितना हो गया, 687 दिन का। और एक दिन में अपना चक्र पूरा करता है पृथ्वी की तरह। और यहाँ से ही इसकी क्या, चंद्रमा शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा इन द सेंस की जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी खुद भले ही सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रही हो, लेकिन एक पिंड ऐसा उपग्रह है जो इसके चारों ओर भी चक्र लगा रहा है, तो इसके चंद्रमा बोले जाते हैं, उपग्रह बोले जाते हैं इनके। तो इसका भी एक उपग्रह है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। ऐसे करते करते अपन जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो साइज बढ़ती जाएगी तो जो घूमने का समय वो भी बढ़ता जाएगा। अब देखो जैसे नेपच्यून है, नेपच्यून में 164 साल लगते हैं, मतलब अपनी 6 से 7 पीढ़ियां निपट जाएगी इसमें, तब जाके यहाँ का एक साल खत्म होगा। पृथ्वी पे तो 365 डेज में एक साल हो जाता है, तो अपन 70-80 साल 90 साल जीते हैं। वहाँ पे 164 ईयर में एक साल कंप्लीट होता है जो पृथ्वी का है।
तो आप सोचिए, और ये अपने एक्स पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में कंप्लीट करता है। ये फास्ट घूम रहा है, लेकिन चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 600+ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। यहाँ पे मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये शूद्र ग्रह की पट्टी है। शूद्र ग्रह की पट्टी क्या है? ये रैंडम चीज है, इसका कोई आकार गोल नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, धूल के कण छोटे छोटे हो सकते हैं, और बहुत बड़े आकार के भी ये शूद्र ग्रह हो सकते हैं। शूद्र ग्रह पट्टी होती है, ये छोटे छोटे आकार के होते हैं, और ये इनका आकार गोल नहीं रहता है, क्योंकि देखो गोल आकार होने के लिए एक तो आकार बड़ा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण होगा उसमें, चीजों को अंदर खींचेगा, तो अंदर खींचेगा तो वो चीज गोल रहेगी। तो ऐसा इनके पास नहीं है, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है और एक बेल्ट बना हुआ है। तो ध्यान रखना, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में शूद्र ग्रह, तो ध्यान रखना मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में बुधवार यानी शूद्र ग्रह, यहाँ पे ध्यान रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। मार्स और जुपिटर के बीच में शूद्र ग्रह की पट्टी है। नेक्स्ट है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, नॉर्मल है, चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सूर्य जो हेड ऑफ फैमिली है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शूद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल में ये सभी आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की दे रखी है उसमें। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, वह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। यहाँ पे नाभिक की संलयन जैसी प्रक्रिया चलती है, जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है, और वहां से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे पृथ्वी पे प्रकाश भी आता है और वहां से बहुत सारी उष्मा भी आती है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। ये जो सूर्य है ना, इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य में क्या है? एक खिंचाव है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक एक बॉन्ड की टाइप है। तो क्या रखता है? इनको सबको बांध के रखता है, क्योंकि आपको भी पता है जब चीजें अपन घुमाते हैं तो चीजें बाहर जाने की प्रवृत्ति होती है, अपकेंद्रीय और बल होता है उससे। तो क्या होता है कि फोर्स जब घूमते हैं तो चीजें बाहर लगती है, लेकिन ये अपनी खिंचाव बल है, आकर्षित करने का बल है, उस वजह से इनको बांध के रखता है ये। ठीक है, सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वे रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाती, कक्षा यानी ऑर्बिट कहलाती है, जो चारों ओर घूमते हैं, और ये गोल नहीं है, ये एक्लिप्स मतलब वो उस टाइप के दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, ऐसे घूमते हैं ये। नेक्स्ट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अच्छा, पहले 9 ग्रह थे, और सब जगह ना शास्त्र वास्त्र में 9 ग्रह माने जा रहे थे, लेकिन प्लूटो को क्या हुआ कि उसको 2006 में हटा दिया था। जो ये एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में निर्णय लिया कि जो प्लूटो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ग्रह की, उसको क्या बोला गया? बोना ग्रह, बोना ग्रह ड्वार्फ स्टार बोला गया, सॉरी ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया। देखते ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, प्लूटो अभी नहीं है ग्रह, पहले था, तो अभी 8 ही ग्रह है। पौने ग्रह क्या होता है कि एक ग्रह की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, एक ग्रह क्या होना चाहिए? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। तो प्लूटो लगाता है चक्कर, कोई इशू नहीं है उसमें, वो चक्कर लगाता है। इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण है कि वो अपने द्रव्यमान को गोल आकार में खींच सके, मतलब इसका साइज इतना है कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस जो बॉडी है उसको गोल बना के रखता है। तो प्लूटो यहाँ पे भी ये कंडीशन भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट है, छोटी वस्तुओं को अपनी कक्षा साफ कर दी, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, मतलब उसकी इतनी जैसे होता है ना, एक ग्रह घूम रहा है, उसकी ग्रेविटेशन इतना है, ग्रेविटेशन उसके पास कि उसके रास्ते में, उसकी ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हटा देगा, रिपेल कर देगा, बहुत दूर भेज देगा, या फिर उसको खींच के अपने में समाहित कर लेगा। तो उसके बाद ये नहीं है थर्ड वाली, उसके बाद इतनी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि वो किसी चीज़ को हटा सके और किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे, अपनी कक्षा को साफ रखे। तो कभी कभी क्या होता है, टक्कर से उसकी कक्षा थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ग्रह और बौने ग्रहों में अंतिम बिंदु पर अंतर होता है, मतलब ये दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर हो जाता है, यानी थर्ड वाला है कि अपनी कक्षा से वस्तुओं को नहीं हटा पाता है,
इसलिए उसको बौना ग्रह बोला जाता है। कुछ 5 जैसे सेरेम, प्लूटो, एरिस, होमिया और माकेमेक, ये कुछ है बौने ग्रह जो भी पता है वर्तमान में। ठीक है, तो बौने ग्रह के बारे में ध्यान रखना है। कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो यहाँ पे नहीं दिए गए थे, तो मैंने उनको ऐड किया अपनी तरफ से ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अपन धीरे धीरे ब्रह्मांड से लेके धीरे धीरे सौर मंडल से लेके अभी पृथ्वी पे आ गए। ठीक है, पृथ्वी पे देखते हैं, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरे पे है बुध, शुक्र और पृथ्वी। तीसरा ग्रह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसे भूआब या जियोइड आकार या लवक्ष गोलाब भी कहा जाता है। मतलब एग्जैक्ट गोल नहीं है, ये थोड़ी सी चपटी है, मतलब ध्रुवों से थोड़ी बैठी हुई है और यहाँ से थोड़ी फैली हुई है। तो आप अगर साइंस पढ़ा हो तो ध्रुवों पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू, जी का वैल्यू ज़्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे 10 रहता है, यहाँ 9.8 रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब क्या है गोल्डीलॉक्स जोन, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे तापमान नहीं तो ज़्यादा है नहीं कम है, और सबसे बड़ी बात है इसके पास ऑक्सीजन है, वायुमंडल है, इसके पास जल है। तो ऐसी कंडीशन है इसके पास जो जीवन यापन के लिए एक सूटेबल है। और हम लोग अदर ग्रह पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कुछ कंडीशन और ग्रह पे भी मिल जाए जहाँ पे जैसे मानव कॉलोनियाँ बसाई जा सके, ऐसे ख्वाब देखे जा रहे हैं मंगल ग्रह पे वगैरह, तो देखे जा रहे हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है, यहाँ पे वायु और पवन और वायु दोनों, सॉरी पानी और वायु दोनों है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान रखना, गोल्डीलॉक्स जोन। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ऑफकोर्स बहुत सारा पानी है पृथ्वी पे, 75% या 2/3 के आसपास, प्लस 70% प्लस पानी है। इस वजह से, पानी की वजह से वो क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, नीला ग्रह भी बोला जाता है अंतरिक्ष से देखने पर, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। चंद्रमा, अब जाते हैं चंद्रमा पे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब पृथ्वी अगर इतनी बड़ी है तो ये इतना ही होगा। मतलब अगर व्यास की बात करें तो पृथ्वी का अगर व्यास कितना है 8 है, तो 1/4 यानी कि इसका कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण पे भी फर्क पड़ेगा। आपको भी पता है, फिजिक्स में पढ़ा हो, गुरुत्वाकर्षण Gm1m2/r² होता है, उस वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम हो जाएगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है। ऐसा उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों, या ऐसे कोई भी खगोलीय पिंड जो चमकता है, तारे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये मानव निर्मित उपग्रह तो डेफिनेटली आप पढ़ते ही हो, ये DTH वगैरह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह है, तो ये निगरानी सैटेलाइट वगैरह है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सैटेलाइट है, तो पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट में भेजे जाते हैं और वो राउंड करते रहते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समकालीन घूर्णन या फिर टाइडल रॉकिंग। ये एक ऐसी घटना है चंद्रमा और पृथ्वी के साथ होती है। एक्चुअली में चंद्रमा क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्र है ना पूरा, वो 27 दिन में लगाता है, और वो खुद भी घूमता है ना, उसमें भी उसको 27 दिन लगते हैं। तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो चंद्रमा है ना उसका एक भाग, ये वाला भाग ऐसा हो गया है कि पृथ्वी से कभी दिखाई ही नहीं देता। मतलब जैसे यहाँ पे आया और ये खुद ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये पार्ट यहाँ रह जाता है। तो ऐसा कंडीशन हो गया कि एक लॉकिंग सिस्टम हो गया है। मतलब वो चीज़ ऐसे लॉक हो गई है कि पृथ्वी से हमेशा एक ही पार्ट दिखाई देता है, एक पार्ट हमेशा दूर रहता है। तो इसको क्या बोले? टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी चक्र पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया था वो ऐसी जगह थी जहाँ पे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था।
उस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वहाँ पे पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बर्फ़ हो सकती है, बहुत सारी और भी जीवन के लिए परिस्थितियाँ वहाँ पे संभव हो सकती है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इसकी समकालीन कुंडल यहाँ पे टाइडल लॉकिंग जो है मैंने यहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना। एक्चुअली मैं टाइडल लॉकिंग यहाँ पे एक वर्ड यूज़ नहीं किया था, तो यूपीएससी में कभी पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको बाहर से लिया और इसी का मतलब ही यही रहता है। ओके, अब ज़्यादा क्षुद्र ग्रह शुद्र ग्रह देखते हैं। ये थोड़ा बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है, उल्का पिंड और शुद्र ग्रह दोनों को बाद में एक्सप्लेन किया है मैंने। देखते हैं, ये देखो, एक्चुअली में मैंने कहा था एक पट्टी है जो आपकी बुध सॉरी मार्स और जुपिटर के बीच में है, शुद्र ग्रह की पट्टी है। तो उसमें रैंडमली आकार के, रैंडम आकार के कुछ छोटे टुकड़े से लेके बहुत बड़े तक रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, शुद्र ग्रह यानी मेटेरोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटेरोइड। ये वाले रैंडम टुकड़े होते हैं। अब मेटेरोइड जैसे ये पृथ्वी है, तो मेटेरोइड कहीं यहाँ घूम रहे होंगे, बहुत दूर होंगे। अब यहाँ पे ये मेटेरोइड है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से आना शुरू करेंगे। कभी कभी अपनी कक्षा भूल जाए, तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में वो एंटर करेंगे। अब एंटर करते ही वो क्या बन जाएंगे, उल्का बन जाएंगे, मेट्योर्स बन जाएंगे, मेट्योर बन जाएंगे। मेट्योर शॉवर वगैरह सुना होगा। तो क्या होता है कि जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा ना, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, धूल के कण हैं, जल वाष्प है, तो वहां पे घर्षण करेंगे, घर्षण होगा। और घर्षण होगा तो क्या होगा, जलेगा, आग पैदा होगी। तो आग पैदा होगी ना, तो यहाँ पे इनके जैसे ये देखो, ये रैंडमली क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी पे आता है, तब ऐसी कंडीशन होती है। देखो जलता हुआ आएगा, तो अंदर प्रवेश करेगा, तो ये उल्का बन जाएगा। और जैसे ही ये पृथ्वी को हिट, ज्यादातर तो क्या होता है कि वायुमंडल में जल के खाक हो जाते हैं, इतना ज्यादा घर्षण होता है। लेकिन कुछ उल्का पृथ्वी पे पहुंच जाती है, तो उन जो पृथ्वी पे पहुंच गई उनको क्या बोलेंगे, उल्का पिंड यानी मेटेओराइट बोलेंगे। ठीक है। और इनके टकराने से बहुत सारे झीलें वगैरह भी बनी है, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो इसी की वजह से बने हुए हैं। कोई मेटेओर आके टकराया और बहुत बड़ा खड्डा हो गया और वहाँ पानी बनना शुरू हो गया और वो एक झील बन गई। तो ध्यान रखना है, मेटेओरॉइड होता है सबसे पहले, फिर नॉर्मल मेटेओर्स होता है, फिर क्या होता है, मेटेओराइट होता है पृथ्वी पे आने के बाद। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। क्षुद्र ग्रह देख लिया। खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा जा सकता है, और ये लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है। ये आकाश गंगा। मैं, मेरा गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट, मेरा देश, मेरा कॉन्टिनेंट, मेरी पृथ्वी पूरा, पृथ्वी के बाद मेरा सोलर सिस्टम पूरा, सोलर सिस्टम के बाद मैं किसी, इसका आकाश गंगा का पार्ट हूँ, किसी गैलेक्सी का पार्ट हूँ। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके पार्ट है। तो ये सोचो कि ये आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी, इसमें लाखों तारे हैं। कितने हैं, लाखों तारे, बहुत बड़ी साइज हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। एक्चुअली में क्या रहता है ना, ये कुछ ऐसी दिखती है, ये देखो नदी की तरह दिखाई दे रही है, जैसे कोई नदी फ्लो कर रही है, प्रकाश की नदी फ्लो कर रही है। तो उन्हें आकाश और गंगा नदी की तरफ फ्लो कर रही है, तो उसको आकाश गंगा बोल दिया। ठीक है। तो ये बहुत बड़े तारों का समूह, लाखों तारों का समूह है आकाश गंगा। ठीक है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है। ये देखो आकाश गंगा, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करना है। फाइनली जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। अभी तक ब्रह्मांड तो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह आप बाद में देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जो एक्सपांड हो ही रहा है ब्रह्मांड। ठीक है। तो ये देखो हमारी पृथ्वी, फिर सौर मंडल, फिर आकाश गंगाएं मिल के क्या बनाती है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड बनाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पहला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में लेके आऊँगा जल्दी ही, और ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।